Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग जेपीएससी मेंस की खोटा पेपर की खोटा भाषा उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मेंस का नाम लेते पहले बच्चों के दिमाग में यही चलता है कि किस प्रकार से उसे हम लिखें, किस प्रकार से अपनी प्रेजेंटेशन रखें, किस प्रकार से कॉपी में किस सिस्टम से लिखें ताकि सबसे अधिक नंबर हमें मिले, सबसे अधिक नंबर प्राप्त हो। तो भैया आप सबसे अधिक नंबर लेने के लिए आपको एक फ्रेम में चलना होगा, एक स्ट्रक्चर में चलना होगा, एक सिस्टमेटिक रूप से चलना होगा, तभी आप 100% नंबर जो सोच रहे हैं वो स्कोर पहुंच पाएंगे। ये नोट्स पिछली 3 बार जेपीएससी मेंस में लिखे बच्चों ने और कई शिक्षकों ने लिखे हैं, उसी को हम आपको उसी नोट्स को पढ़ा रहे हैं। और किस सिस्टम में आपको लिखना है उसी सिस्टम को हम फ्रेम के रूप में रखे हैं, उस फ्रेम को भी हम पढ़ा देंगे और उसी फ्रेम पर आपको ये ढाल देना है, डीटो उसे लिख देना है। फोकस स्टडी विथ अभी को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। जो भी कंटेंट, जो भी मलाई हमें शेयर करनी होगी हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप जेपीएससी और जेएसएससी का ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी जो भी कंटेंट मलाई के रूप में हमारे पास उपलब्ध होगी हम शेयर कर देंगे। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा और बेहिचक संपर्क करिएगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वन द टॉपिक आते हैं। और खोटा भाषा उद्भव और विकास को पढ़ने के पहले किस फ्रेम में रखा जाए इस टॉपिक को ताकि सबसे अधिक नंबर आए, तो पहले हम फ्रेम की चर्चा करते हैं, फिर उसी फ्रेम पर हम इसे आपका नोट्स रेडी रखे हैं, इस नोट्स को ढाल देंगे। इस नोट्स को क्या करेंगे, ढाल देंगे। तो सबसे पहले आप जो ही लिखना शुरू करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को अपनाइएगा। हर टॉपिक पर हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, सारी टॉपिक खोटा की जितनी टॉपिक होनी चाहिए जेपीएससी मेंस में हमने सबका टॉपिक पर स्ट्रक्चर बना दिया, ताकि उसी स्ट्रक्चर उसी फ्रेम पर आप रख के सबसे अधिक आराम से अपनी नैया पार कर सकते हैं। चलिए, खोटा भाषा उद्भव और विकास लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप परिचय देंगे। किसकी परिचय देंगे? तो भैया जिसकी लिख रहे हैं, तो अर्थात खोटा भाषा की आप परिचय देंगे। उसकी परिचय में क्या करेंगे, कितना क्षेत्र में वो खोटा भाषा बोला जाता है। आप इस परिचय देते हुए, क्षेत्र का परिचय देते हुए आप मैप का प्रयोग 100% करिएगा। मैप बनाने में आपको 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको मैप बनाने के लिए 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैप का प्रयोग करिएगा और थोड़ा आगे जाते हुए आप बता दीजिएगा खोटा सदानी भाषा है और ये सदानी सदस्य हैं। ये बातें को हम एक पैराग्राफ में रखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। इसे हम कहाँ रखेंगे, पहला पैरा में रखेंगे। किस प्रकार से रखेंगे, तो हम आपको नोट्स जो दे रहे हैं वो इसी नोट्स में किस प्रकार से हमने रखा है वो आपको ढाल देना है, इसी बात को रख देना है। हम ऑन द टॉपिक पॉइंट पर जाएंगे और किस तरह से रखें उसे भी हम आपको दिखाएंगे कि भैया देखिए इस प्रकार से आपको रखना है। एक पैरा जब समाप्त हो जाएगी तो दूसरा पैरा आप जो ही चेंज करिएगा, दूसरा पैराग्राफ आप जो ही चेंज करिएगा, खोटा भाषा का शब्द जो आया, खोटा जो शब्द आया वो शब्द कहाँ से आया, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, इसकी जन्म कहाँ से हुई, उस शब्द पर हम लोग जाएंगे और उस शब्द के लिए हम 3 लेखकों का मत रखेंगे, है ना। ए.के. झा जी का मत रखेंगे, कृष्ण चंद्र दास आला जी का मत रखेंगे और नरेश नीलकमल जी का मत रखेंगे। तीनों का मत रखेंगे कि खोटा शब्द के प्रति इन तीनों खोटा विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं। जब ये पैराग्राफ समाप्त हो जाएगा कि खोटा शब्द कहाँ से आया, तब जाएंगे आप तीसरा पैराग्राफ में। और तीसरा पैराग्राफ में रखिएगा मेरे भाई, क्या रखिएगा, खोटा भाषा का जन्म, कि खोटा भाषा जन्म कहाँ से हुआ। आखिर खोटा तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि टॉपिक वही है खोटा भाषा उद्भव और विकास, तो इसकी उत्पत्ति तो पता होना चाहिए ना, उत्पत्ति तो पता होना चाहिए। तो खोटा भाषा का जन्म के प्रति 3 मत हैं। क्या मत है, प्रथम प्राकृत मत, अपभ्रंश मत और मिलवा जुलवा मत।
ठीक है। तो प्रथम प्राकृत मत में ये बात रखिएगा कि प्रथम प्राकृत मतलब जो प्रकृति की ध्वनि से हुई है, जो प्रकृति की साड़ा से हुई है, जे प्रकृति की साड़ा से निकलल ध्वनि है, जे प्रकृति से निकलल साड़ा है ना। तो द्वितीय मत जो है आपका क्या है, अपभ्रंश, मतलब प्रकृति का जो बिगड़ा हुआ रूप है, प्रकृति का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे आप क्या कहेंगे, अपभ्रंश। ठीक है। तीसरा में आप रखिएगा मिलवा जुलवा मत। मिलवा जुलवा मत मतलब मिला जुला मत मतलब मिली जुली सरकार, मतलब सब मिला के एक प्रकार से खोटा भाषा जन्म हुआ है। तो 3 मत आप रखिएगा और ये पैराग्राफ जो ही समाप्त होगा आप चल जाइएगा एक और पैरा बनाइएगा, चौथा पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में करिएगा खोटा भाषा का विकास। तो खोटा भाषा विकास के प्रति कुछ तो ग्रंथ होंगे, कुछ तो प्रमाण के रूप में आपके बीच पुस्तकें होंगे। तो उन पुस्तकों का नाम आपको रखना है, जैसे शिव सागर, गोविंद लीलामृत, इन सभी को आप रखिएगा। और इसे रखते पता चल जाएगा कि खोटा भाषा का विकास होते होते एक पुस्तक भी लिखा गया। जब ये सारे काम हो जाएंगे, सारे पैरा आप लिख लीजिएगा, सारा पैराग्राफ लिख लीजिएगा, अंत में आप करिएगा निष्कर्ष, क्योंकि बिना निष्कर्ष लिखे कहीं भी मेंस आप पीसीएस लिख रहे हो या यूपीएससी या आईएएस, आपका अधूरा है। इसीलिए आप अंत में जाइएगा निष्कर्ष, और निष्कर्ष में ध्यान रखिएगा नेगेटिव बातों से बचना है, नेगेटिव पॉइंट नहीं रखने हैं, नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे, पॉजिटिव रखिएगा। जो भी रखना है आपको पॉजिटिव बात रखना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आधा पैरा पूरा पैरा, लेकिन क्या रखिएगा, पॉजिटिव। अब इसी फ्रेम पर हम किस प्रकार से नोट्स रेडी किए हैं और किस प्रकार से इसी नोट्स को कई बच्चों ने लिखे हैं, खुद हमने 3 बार जेपीएससी मेंस लिखा है और सबसे अधिक खोटा में ही नंबर लाए हैं, तो किस प्रकार से लाए हैं वो अब हम लोग देखते हैं। और इस फ्रेम पर किस प्रकार हमने सेट करके आपका पूरा नोट्स रख दिया है हम देखेंगे। इसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, है ना। तो पहला पैराग्राफ में हमने क्या बताया था, परिचय देना है, तो परिचय देते हैं हम लोग। इस पैराग्राफ में केवल परिचय की बातें होगी, है ना। झारखंडिक, अस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य तीनों भाषा पारिवारिक भाषा बोलल जाए। झारखंड में 3 भाषा परिवार बोला जाता है, कौन, अस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य। यहाँ तक क्लियर। आर्य पारिवारिक भाषा के झारखंड सदानी भाषा के 4 सदस्य खोटा, कुरमाली, नागपुरिया और पंच परगनिया है। बता रहा है आर्य भाषा जो है उसका भी सदस्य है, उसी को कहा जाए सदानी भाषा का सदस्य है, 4 है, कौन है, खोटा, कुरमाली, नागपुरिया और पंच परगनिया। तो हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, खोटा की। तो अब किस पे जोड़ देंगे, खोटा, और खोटा के बारे में लिखना शुरू करेंगे, और खोटा के बारे में लिखना शुरू करेंगे। ये परिचय का पैराग्राफ है, ये परिचय का पैराग्राफ है ना। झारखंड के 31,000 वर्ग मील शिवद्वीप के अनुसार फैलल पसरल है, कौन भाषा, खोटा भाषा। शिवद्वीप के अनुसार मार्कम कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनके अनुसार बता रहे हैं कि 31,000 वर्ग किलोमीटर पर खोटा भाषा फैला पसरा है। ये हो गया आपका खोटा भाषा का सामान्य परिचय पहला पैरा में। इसमें आप एक काम और करिएगा ताकि औरों से आप भिन्न हो जाइएगा। क्या करिएगा, क्योंकि पूरी झारखंड में ये बात तो लिखेंगे और आप भी लिखिएगा, लेकिन एक काम और आपको कर देना है कि झारखंड का मैपिंग बना देना है, ये लिखने के पहले या ये लिखने के बाद, लेकिन परिचय के पैराग्राफ में ही इसको रखिएगा। और बनाने के साथ बताइएगा कि ये आपका कौन सा रेखा है, ये आपका कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। इसके ऊपर लगभग 16 जिला में खोटा भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में यहाँ की जनसंख्या के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इतना काम करके आप परिचय को समाप्त करिएगा, ज़्यादा लेंदी परिचय नहीं बनाना है। बात क्लियर हो गई कि परिचय में क्या करना है। ये काम हो जाने के बाद तुरंत हम लोग दूसरा पैराग्राफ ले जाएंगे। देखिए पैराग्राफ यहाँ कट गया आपका, है ना। दूसरा पैराग्राफ में चले जाएंगे और खोटा शब्द के जन्म कथा, खोटा शब्द के जन्म के लेताए रहे मत इन ईयर देखवल गेले। खोटा शब्द जो है वो कैसे जन्मा और किस प्रकार से जन्मा, इसके प्रति जो मत है वो इस प्रकार से दिखाया है। क्या क्या मत दिखाया गया है, तो देखिए मत है, वहाँ भी हमने बताया था 3 मत आपको बता देना है ना। एक झा जी का मत,
इके झा जी का मत, इनखर मते खोटा शब्द जन्म भारतीय पूर्णालिपि खरोष्ठी से भेल है। बता रहा है इनका मत है कि खोटा जो है, खोटा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? खरोष्ठी से। भारत की सबसे पुरानी लिपि खरोष्ठी से हुई है। कैसे हुई है? खरोष्ठी, खरोठी, खरोठा, खोरठा, है ना? खरोष्ठी, खरोठी, खोरठा, खोरठा। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए अंत में आपका बना है क्या? खोरठा। ये मत किनका है? ये मत किनका है? इक्के झा जी का। तो खोरठा शब्द कहाँ से आया? इक्के झा जी के अनुसार देख लिए खरोष्ठी लिपि से आया। अब देखते हैं श्री कृष्ण चंद्र दास आला जी का मत, इनखर मते खोरठा शब्द जन्म खरोष्ठी से न बिचकुन खरठी प्रकृति से भेल है। खरठी प्रकृति से भेल है। बता रहे हैं इनका मत है कि खोरठा जो है वो खरोष्ठी से नहीं हुआ है। मतलब इक्के झा जी का मत को खंडन कर दे रहे हैं, उनका मत को काट दे रहे हैं, उनका मत को अस्वीकार कर रहे हैं, उनके मत को समर्थन नहीं दे रहे हैं। सीधा बोल दे रहे हैं कि भैया खरठी से हुआ है। अब खरठी का मतलब हुआ पपड़ी। पपड़ी का मतलब कोई मजबूत चीज़ है तो ऊपर में धीरे धीरे कमज़ोर होकर पपड़ी के रूप में, खरठी के रूप में जो पड़ जाता है, और उसी खरठी से आपका बना है खोरठा, ना कि खरोष्ठी। ये मत किनका है? ये मत किनका है? कृष्णचंद्र आला जी का। ये मत किनका है? कृष्णचंद्र आला जी का। यहाँ तक बात क्लियर है ना? यहाँ तक बात क्लियर है कि वहाँ से भेल है, कहाँ से? खरठी प्रकृति से भेल है। खरठी प्रकृति से भेल है। खरठी प्रकृति से। प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न ध्वनियों के अनुकरण से जो भाषा बनी वह प्रथम प्राकृत भाषा कहलाई। उसे प्रथम प्राकृत से खोरठा भाषा का विकास हुआ। ये बात बता रहे हैं कौन? डॉक्टर कृष्णचंद्र आला जी, है ना? श्री कृष्णचंद्र आला जी बता रहे हैं कि जो ध्वनि जन्मी और उस ध्वनि में जो खरठी के रूप में पड़ा, जो खरठी के रूप में आया, मतलब एक तरह से खरठी हुआ, उसी खरठी से विकास हुआ है खोरठा शब्द। उसी खरठी से विकास हुआ है खोरठा भाषा। ये मत किनका है? श्री कृष्णचंद्र आला जी का। अब देखते हैं तीसरा मत, नरेश नीलकमल जी का मत, है ना? कतरासगढ़ कॉलेज के प्रोफेसर नरेश नीलकमल जी अनुसार खोरठा भाषा अपभ्रंश से खोरठा शब्द के जन्म भेल है। बता रहे हैं ये सीधा एक लाइन में कि खोरठा भाषा, खोरठा शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? अपभ्रंश से हुआ है। और खोरठा भाषा को भी यहीं से ये जोड़ लें कि नहीं, खोरठा भाषा कहिए या खोरठा शब्द कहिए, उसकी उत्पत्ति कहीं और से नहीं, कहाँ से हुई? अपभ्रंश से हुई। अपभ्रंश का मतलब प्रकृति जो भाषा बना उस प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप को कहेंगे अपभ्रंश। प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप कहेंगे हम अपभ्रंश। बात क्लियर? अपभ्रंश का मतलब प्रकृति का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे हम क्या कहेंगे? अपभ्रंश। अब आगे देखिए, ये तीनों का मत क्लियर हो गया। ये तीनों का मत हमने क्या किया? इस पैराग्राफ में समाप्त कर दिया। अब अगला पैराग्राफ काट के आप क्या लिखिएगा? खोरठा भाषा का जन्म। वो खोरठा शब्द का जन्म हमने लिख दिया उस पैराग्राफ में। अब इस पैराग्राफ में लिखेंगे खोरठा भाषा का जन्म। कैसे लिखेंगे? जदियो खोरठा शब्द जन्म के लेता रहे आला जी के मत, इक्के झा जी के मत में फर्क है, मकिन कृष्णचंद्र आला जी के जन्म के लेता रहे दुयो मत एक है। बता रहे हैं कि कृष्णचंद्र आला जी और इक्के झा जी का मत खोरठा शब्द के प्रति बहुत अंतर है, एक दूसरे के विरोध है, एक दूसरे के समर्थक नहीं हैं। क्योंकि कृष्णचंद्र आला जी बोल दिए खरठी से बना है और इक्के झा जी बोल दिए कि नहीं भैया खरोष्ठी से बना है, तो दोनों का मत तो खंडन हो गया। लेकिन यहाँ पर बात आते हैं कि शब्द के प्रति दोनों का मत अलग अलग है, लेकिन भाषा उत्पत्ति के प्रति दोनों का मत एक है ना? भाषा की उत्पत्ति दोनों का मत एक है। कैसे एक है? झा जी के मते प्राकृतिक नाना रकमे साड़ा शब्द रट रट, पट पट, खट खट, चट चट, गड़ गड़, फर फर, गर गर, यह रकम आरो साड़ा पावल जाए। यह रकम आरो साड़ा पावल जाए। बता रहे हैं आपके इक्के झा जी कि प्रकृति से जो ध्वनि उत्पन्न होती, प्रकृति से जो ध्वनि पैदा हुआ है। अब पानी गिराइएगा तो देखिएगा पानी का भी एक आवाज़ निकलेगा, पानी से भी एक ध्वनि निकलती है।
हवा बहती है तो हवा से भी कोई ध्वनि निकलती है, कुछ काम होती है, कहीं रगड़ घर्षण होती है तो उससे भी एक ध्वनि निकलती है। उसी ध्वनि को कहा गया है प्राकृतिक ध्वनि। वो प्राकृतिक ध्वनि है, उसी को कहा गया कि प्रकृति ने जो अपना ध्वनि पैदा किया उसी ध्वनि से प्रकृत भाषा, उसी प्रकृति से खोटा भाषा का जन्म हुआ। ई.के. झा जी का ये मत है, ई.के. झा जी का ये मत है ना। खट खट चट चट गट गट पर पर गर गर, यह रकम आरो साड़ा पावल जाए, यह साड़ा मनुष्य हजारों सालों बरिस तक सुन ले अले हले, और ऐसने साड़ा से बनले प्राकृत भाषा। यही भाषा जो हुआ क्या हो गया, प्राकृत भाषा। आज हम तो इतनी सुंदर भाषा बोल रहे हैं नियम में बंध के, लेकिन नियम नहीं पता है, लेकिन इतने नियम से हम लोग बंधे हुए हैं कि उस नियम से बोल रहे हैं, तब भी आप 100% समझ रहे हैं। लेकिन प्रकृति का ही ये आवाज़ है, आधार ये जो है वो प्रकृति का ही है, ये आधार जो है प्रकृति का ही है। मेनक जे प्रकृतिये पावल साड़ा शब्द से बनल, एकरा प्राक जोड़ कृत से प्राकृत भाषा बनल। यह प्रथम प्राकृतिक खोटा भाषा के आधार भाषा हकै। मतलब जो प्रकृति के द्वारा ध्वनि जो साड़ा जन्म हुआ, यही खोटा भाषा की आधार भाषा है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यही खोटा भाषा की क्या है, आधार भाषा है। पेछू यह प्रथम प्राकृत के कोनो एगो भेद के संस्करण करल गेले, मैंने नियम उपनियम में बांध देल गेले। और एकरा बता रहे जब यही प्राकृत भाषा जन्मा तो इसी प्राकृत भाषा को नियम उपनियम में जब हमने बांध दिया, तब इसी प्राकृत भाषा नियम उपनियम में बंधने के बाद संस्कृत भाषा बना। और यही संस्कृत भाषा कोई और नहीं प्राकृत भाषा है। संस्कृत भाषा कुछ और नहीं, प्राकृतिक का जो भाषा उत्पन्न हुआ उसको नियम में हमने ढाला तो वही भाषा बन गया संस्कृत। तो खोटा भाषा के साथ साथ हम लोग संस्कृत का जन्म कैसे हुआ और प्राकृत भाषा क्या है वो भी हम लोग समझ गए। अर्थात संस्कृत कुछ और नहीं, प्रकृति का प्रथम भाषा है, प्रकृति का ही आवाज़ है, उसको हमने नियम में बांध दिया, वो संस्कृत होगी। यहाँ तक बातें क्लियर होगी, है ना। भाषा चूंकि मौखिक भाषा, उस समय क्या रहेगा, लिपि का विकास थोड़े ना हुआ था जिस समय की बातें हो रही है ना। भाषा चूंकि मौखिक रहो हले किले कि तखन तक लिपि के विकास नाय भेल, तकर चलते भाषा विकृत होवे लगल और ओकरे पीछे प्राकृत भाषा बनल। बता रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा तो जब भाषा बन गई, प्रकृति ने अपनी ध्वनि अपनी साड़ा को तो प्रयोग कर दिया, उसी को हमने नियम उपनियम में देके संस्कृत बना दिया, संस्कृत भाषा बना। और वही संस्कृत भाषा को तो हमने रखा, लेकिन उसमें तो बांधने का कोई लिखने का तो लिपि नहीं हुआ था, लिपि का डेवलप तो नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था। तो वो जब बिगड़ गया तो उसी को कहा गया प्राकृत भाषा। इसको आप यहाँ कह सकते हैं द्वितीय प्राकृत भाषा, क्योंकि प्राकृत भाषा तो उत्पन्न हुआ, वहाँ से बांध के हम नियम में बांधे तो संस्कृत बन गया, और संस्कृत जब बिगड़ गया तो भी प्राकृत कहलाया, अर्थात द्वितीय प्राकृत भाषा आप यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, द्वितीय प्राकृत भाषा बन गया। ठीक है। मैंने संस्कृत के बेड़ायल रूप प्राकृत कहले, तेकर पीछू एकर बेड़ायल रूप से अपभ्रंश भाषा बनल, तेकर पीछू से बनाया हुआ रूप से अपभ्रंश भाषा बना। मतलब क्या हुआ, पहले बना प्राकृत भाषा, मतलब प्रकृति ने अपना जो ध्वनि दिया, इसको हमने नियम उपनियम और तरीके से बांधे तो ये बन गया संस्कृत भाषा। जब संस्कृत बिगड़ गया तब बन गया द्वितीय प्राकृत भाषा, द्वितीय प्राकृत भाषा। और जब ये भी बिगड़ गया तब इस कंप्लीट बिगड़े हुए का नाम रख दिया अपभ्रंश, मतलब भ्रष्ट जो हो गया, कहा जाए कि वो सबसे बिगड़ा हुआ रूप जो है वो आपका क्या है, अपभ्रंश भाषा। तो अब समझ में आ गया होगा प्रकृति के द्वारा किस प्रकार से संस्कृत और अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका एक पैराग्राफ में प्रथम मत हमने रख दिया, प्रथम मत हमने रख दिया किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा खोटा भाषा डेवलप हुआ। अब देखते हैं हम लोग प्राकृत अपभ्रंश भाषा, मतलब अपभ्रंश सिद्धांत के द्वारा अब हम लोग देखेंगे कि खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ, है ना। प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत, प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत के द्वारा देखेंगे कि खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ। खोटा भाषा का जन्म यह प्राकृत अपभ्रंश के मगधी प्राकृत अपभ्रंश से भेल है। खोटा विद्वान डॉक्टर विनोद कुमार
डॉक्टर राम कुमार तिवारी, डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर नरेश नीलकमल सभी मानव हथी और खोटा भाषा के आधार मानव थी। बता रहे खोटा भाषा कोई और नहीं प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत है, प्राकृत अपभ्रंश से बना हुआ है और इसके समर्थक के रूप में आपका डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर नरेश नीलकमल ये सभी खोटा विद्वानों का समर्थन है कि नहीं खोटा भाषा कुछ और नहीं, खोटा भाषा का उत्पन्न प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है, मतलब प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप से हुआ है। क्योंकि प्रकृति से हमने देखा संस्कृत कैसे बना, संस्कृत से हमने देखा फिर प्राकृत कैसे बना, प्राकृत भाषा जब बिगड़ गया तब क्या बन गया आपका अपभ्रंश, तब क्या बन गया अपभ्रंश। तो बातें यहाँ तक क्लियर हुई कि अपभ्रंश भाषा का सीधा मतलब आधार या फिर जो कहा जाए खोटा भाषा का जन्म आधार क्या है, अपभ्रंश भाषा। ये दूसरा मत था, ये दूसरा मत था। अब आते हैं तीसरा मत। तीसरा मत बातें क्लियर हो रही ना सिस्टमेटिक वेव से, क्योंकि जिस फ्रेम को हमने बताया उसी फ्रेम को हम सजा दिए, उसी फ्रेम पर हम रखते जा रहे हैं, उसी फ्रेम पर रखते जा रहे हैं। चलिए तीसरा मत या तेसर मत या फिर मिलवा जुलवा मत, मिलवा जुलवा मत। ये मत के लतारे लंबा समय तक मगध क्षेत्र दने से भिनु भिनु काम कलिंग युद्ध समुद्र गुप्त के दक्षिण विजय बौद्ध यार जैन धार्मिक प्रचार प्रसार और दक्षिण दने से आक्रमण के चलते लोग झारखंड ले गला और बसते गेला, यह सब सदान कहेला। बता रहे हैं कि तीसरा मत या फिर मिलवा जुलवा मत में कि मिली जुली सरकार में सब मिला जुला है, इसमें बता रहा है कि उस समय तो झारखंड में क्या था, जंगल था। तो जंगल में आने के लिए बहुत से लोग अपने अपने काम या विभिन्न उद्देश्यों से आते थे। जब आते गए तो उस समय देखा गया कलिंग युद्ध हुआ, समुद्रगुप्त का दक्षिण विजय हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो वे लोग आए और झारखंड में बसने लगे। तो बसने के साथ अपनी तो कुछ ना कुछ तो ध्वनि का प्रयोग करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो अपने मुंह से निकालेंगे ना। तो उससे जो निकालने लगे वे सभी लोग यहाँ पर बोलने लगे, तो उसका प्रयोग होने लगा और प्रयोग होते होते वही सब लोग यहाँ बस गए। और जब बसे तो यही सब लोग मेरे भाई क्या कहलाए, सदान कहलाए। और यही लोग की भाषा क्या है, सदानी। और सदानी भाषा क्या है, खोरठा। सदानी भाषा क्या है, खोरठा। अब समझ में आ गया कि सदान का कॉन्सेप्ट भी क्या है, कि झारखंड के सबसे प्राचीन जो लोग आके यहाँ बसे। ये भी बात क्लियर हो गया। तो ये सभी लोग सदानी कहलाए। और सदानी क्यों कहलाए, क्योंकि ये लोग बाहर से आके झारखंड में बस गए और वो भाषा क्या है, आप हम सभी लोगों का खोटा भाषा, खोटा भाषा। तो अपने है ना। अब देखते हैं हम लोग यखिन के भाषा मगधिक प्राकृत अपभ्रंश रहो हलन। ये सदान सब एक लंबा समय तक मतलब ये सभी एक लंबा समय तक प्रथम प्राकृत बोलवैया लोग और जनजातीय समुदाय के मांझे बह लगला। बता रहे हैं ये सभी लोग प्रथम प्राकृत मतलब सबसे प्राकृत के द्वारा जो उत्पन्न पहला बार था, जो प्रकृति ने उत्पन्न किया था, वे भाषा का प्रयोग करते थे। और ये लोग सभी जनजातियों के बीच में रहने लगे और यही सब लोग जनजातियों के बीच में बोलने चलने लगे। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा क्या हुआ, एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगा, बढ़ने लगा। सामाजिक सांस्कृतिक लेन देन हवे लागल और संगे संगे भाषा के एगो नवा किस्म के साझा संस्कृति झारखंडी संस्कृति कहलन। यार ये है साझा भाषा, जेकर में प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत अपभ्रंश भाषा और जनजातीय भाषा के तत्व मेसर कोसर भय गए। तकर पीछे सदानी भाषा के नाम जानल गए। ई मत के मोटा मोटी खोठक समेत सदानी भाषा के सभी विद्वान स्वीकार करल हथी। ये तीसरा मत था। इस तीसरे मत में, मिलल जुलल मत में, मेसर कोसर मत में बता रहे हैं कि बाहर से जो भी लोग आए, सदानी लोग आए और जनजातियों के बीच रहने लगे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी रूप से जुड़ गए। तो इन लोगों के बीच में एक नई उत्पन्न हुई भाषा और उस भाषा को कहा गया खोरठा भाषा। उस भाषा को क्या कहा गया, खोरठा भाषा। और इस खोरठा भाषा के प्रति सभी विद्वान एक मत है, मतलब इसे स्वीकार कर लिए कि नहीं तीसरा मत जो है वो एग्जैक्ट है, सही है। क्योंकि बाहर से जो भी सदानी लोग आए उन लोगों ने अपनी प्रथम प्राकृत का प्रयोग करते हुए जनजातियों के बीच जो भाषा बोले वो आपका क्या कहलाया, खोरठा भाषा। तो ये पैरा समाप्त हो गया आपका,
कि खोटा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा पैराग्राफ समाप्त किया, खोटा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई। अब आते हैं हम लोग खोटा भाषा का उद्भव और विकास चल रहे ना, तो विकास के प्रति तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डेवलप हुआ है, ये विकास हुआ है। तो विकास को भी हम लोग यहाँ रखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था उस समय। तो डेवलप के रूप में भाषा को क्या कर सकते हैं, पुस्तक चाहिए तभी तो मानेंगे, कोई ग्रंथ तो चाहिए। तो अब विकास का पैराग्राफ यहाँ हम रख रहे हैं। इस पैराग्राफ में किसको रखेंगे, खोटा भाषा का केवल विकास को। तो विकास के प्रति साहित्यकार भी चाहिए। चलिए देखते हैं। खोटक पहिल साहित्यकार रूपे रामगढ़ राजा दलेल सिंह कर नाम है, जकरा अब सब मान लेल हथी, काहे कि उनकर लिखल शिव सागर एगो महाकाव्य रूपे मानल गेल है, जकर में 700 पन्ना और 12,000 दोहा के बात है। अब ये प्रमाणिक यार स्वीकार है गेल। इन खरे दरबारी कवि और मंत्री पदम दास करो किताब काव्य मंजरी, और उनकर बेटा रूप सिंह कर लिखल किताब ज्ञान सुधाकर है। तो ग्रंथ भी आपको आ गया, आपके बीच में क्या आ गया है ना, ग्रंथ आ गया, शिव सागर आ गया, ज्ञान सुधाकर आ गया है ना, काव्य मंजरी आ गया है ना, और क्या आ गया। तो ये सब यदि पुस्तकें आ गई तो निश्चित रूप से खोटा भाषा का विकास प्रमाणित कर दिया कि खोटा भाषा का डेवलप यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है ना, यहाँ तक हो चुका है। राजा दलेल सिंह कर आरो 3 किताब, और 3 किताब का भी नाम आ गया, क्या आ गया, राम रसनाव और राज रहस्य और गोविंद लीलामृत। इतनी पुस्तकें प्रमाणित रूप से हमारे बीच आ जाती हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि खोटा भाषा का डेवलप कितना दूर पहुंच गया होगा, कितना दूर पहुंच गया होगा। ये प्राचीन काल का था, तो मध्यकाल की भी चर्चा होनी चाहिए। जब डेवलप हुआ है तो मध्यकाल की भी चर्चा होनी चाहिए। मध्यकाल की भी पुस्तकें को हम लोग लेके चलते कि मध्यकाल में कौन साहित्यकार थे, क्योंकि जब तक साहित्यकार नहीं होगा तो साहित्य लिखाएगा कैसे। तो साहित्यकार मध्यकाल कवि साहित्यकार राजा गंगा नारायण सिंह कर नाम ले जा है, जकर 2 किताब रघुवर विनय और गीता संगीत है। ये भी प्रमाणित हो गया कि मध्यकाल में भी आते आते आप लोग को मिल जाएगा कौन, राजा गंगा नारायण सिंह, और उसके 2 पुस्तक है मेरे सरकार, कौन है, रघुवर विनय और गीता संगीत, है ना। चलिए एक बाद आधुनिक काल, बात तो सही है, आदिकाल हमने देख लिया, प्राचीन देख लिया, मध्य देख लिया, तो आधुनिक क्यों छोड़े। तो आधुनिक काल कहें या नवयुग काल कहें या नवयुग आयल, जकर पुरोधा कवि श्रीनिवास पानुरी जी के कहल गेल है। ई नियर खोटा क्षेत्रीय भाषा रूप में 9 कला से एमए तक प्रतियोगिता में भी खोटा के विषय रूप में राखल गेल है। ई नियर या भी पूरा विकसित है रहा है। चल इस प्रकार से हम लोगों ने देखें कि खोटा भाषा का डेवलप अभी भी हो रहा है और किस प्रकार से विकसित हो रहा है। अब तो प्रथम क्लास से एमए तक पढ़ रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में भी हमारी सरकार ने जेपीएससी मेंस में भी खोटा पेपर को रख दिया, और सबसे सहूलियत बात है सबसे अधिक नंबर इसी पेपर में मिलता है लैंग्वेज पेपर के रूप में, और सरल भी है और नंबर उठाना भी आसान है ना। और खास करके गांधी सर से जुड़ने का मतलब आपको नंबर दिलाएंगे। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष वाला पार्ट, अंतिम चल रहा है आपका निष्कर्ष, है ना। निष्कर्ष अंतिम है। निष्कर्ष क्या है, खोटा भाषा आरेखन के समय खोटा भाषा राज्य के द्वितीय भाषा है। एकर पढ़ाई पहिल क्लास से एमए तक होवे लागल है। झारखंड के सभे नियुक्ति परीक्षाओं में शामिल करल गेल है। विद्वान सभे ई दिशा में शोध कर रहा थी। आगू दिने खोटा भाषा छूछे झारखंडे ना बिचकुन गोटे देशे एगो सकत भाषा बनते। ये आपका पॉजिटिव निष्कर्ष रहा कि केवल झारखंड में नहीं पूरे देश का एक सम्मानित भाषा बनेगी आपकी खोटा भाषा। तो क्लास आज यहीं रखते हैं। खोटा भाषा का उद्भव और विकास को आप लोग इसी प्रकार से इसी वेब में लिखिएगा सिस्टमेटिक तरीके से। हमने फ्रेम भी बता दिया, ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हम कर देंगे, ठीक है। ये फ्रेम हमने पहले बता दिया था, इसी फ्रेम पर हमने क्या किया, सब चीज़ को रख दिए, है ना। कल की क्लास रहेगी खोटा का काल विभाजन, कि किस प्रकार से समय को बांटा गया, ठीक है। तो क्लास को यही रखते हैं, है ना। सभी को जोहार। तो क्लास को यहीं रखते हैं।
थैंक यू वेरी मच।